अगर आप ये करोगे तो आपकी बिल्ली आपसे नफरत करने लग जाएगी। आखिर इन जानवरों के साथ ऐसा क्यों होता है? सर दर्द से अलग होने के बाद कॉकरोच जिंदा क्यों रह लेता है? कैसे इन पेड़ों से बिजली बनाई जाती है? आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? एक ऐसा जीव जो कभी मरता ही नहीं। इन जानवरों की ऐसे अजीब आंखें क्यों होती हैं? क्या स्पेस में भी वेल्डिंग की जा सकती है? और अगर आप चोट लगने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाना भूल गए हैं, फिर जो होगा देख के आपकी रूह कांप जाएगी। और दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा था, जानेंगे इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखना। एम है सिर्फ 1000 लाइक्स करो का। यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15, ऐसे काम जो आपकी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर आप इनको बार बार करोगे तो बिल्ली आपसे नफरत भी कर सकती है। सबसे पहला है बेली रब। बिल्ली हमेशा अपने वाइटल ऑर्गन्स को छिपा के रखती है, लेकिन जब इन्हें सेफ फील होता है और आप पर विश्वास होता है तो रिलैक्स करने के लिए ये अपनी बेली को एक्सपोज कर देती है। ऐसे लोग कुछ गलत फहमी में आ जाते हैं और उसकी बेली को रब करने लगते हैं, लेकिन इनकी बेली पर सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स एंड नर्व्स होती हैं, जिनको टच करने पर ये काफी इरिटेट हो जाती है। नंबर 2, बाथिंग। फ्रेक्वेंटली आपको अपनी बिल्ली को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि इनके फर कम्प्लीटली वाटर प्रूफ नहीं होते हैं और बार बार वॉश करने से इनके नेचुरल ऑयल्स हट जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई एंड अनकंफर्टेबल हो सकती है। रही बात साफ सफाई की, तो ये अपनी जीभ से ग्रूमिंग करके ये अपने फर को नेचुरली क्लीन रखती हैं। नंबर 3, सरप्राइजेस। इंसानों को सरप्राइजेस पसंद है, पर बिल्लियों को बिल्कुल नहीं। खीरा देख के बिल्लियां उछल जाती हैं, ऐसा इसलिए नहीं कि खीरा बड़ा और डरावना होता है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो इसे आराम से खा भी लेती हैं। असल वजह है अचानक सामने आई हुई चीज से इनका डिफेंस रिफ्लेक्स रिएक्टिव हो जाता है। नंबर 14, क्या आपने सोचा है आपका खाना वेस्ट में कैसे तब्दील हो जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत आपके मुंह से होती है। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देती है, ताकि वो आसानी से गले से पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम उस खाने को और ब्रेक डाउन कर सके। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है, स्टमक के एंड पे एक छोटा सा वॉल होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये जैसे ही ओपन होता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है और बाद में दूसरे गेट से निकल जाता है। नंबर 13, अगर आपने कभी बकरी की आंखों को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो बहुत अजीब लगी होगी, क्योंकि गोट, डेयर, जेब्रा की आंखों की पिपल्स हॉरिजेंटल होती हैं, वहीं कैट, फॉक्स और स्नेक की पिपल्स वर्टिकल होती हैं और टाइगर जैसे शिकारी जानवरों की पिपल्स राउंडेड होती हैं। लेकिन इतना डिफरेंस क्यों? तो देखो, प्री एनिमल्स जो शिकार बनते हैं उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर घास खाते वक्त आसपास के एरिया पर भी नजर रखनी होती है, ताकि वो शिकारी जानवरों से बच सकें। और इसी वजह से गोट अपनी आंखों को काफी हद तक रोटेट कर सकती है, जिससे उन्हें काफी हद तक 320 डिग्री से 340 डिग्री तक के वाइड व्यू मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल पीपल्स की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं कैट्स छोटे शिकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा क्लोज रेंज में हंटिंग प्रिसीजन चाहिए होता है, इसीलिए उनकी वर्टिकल पीपल लाइट को कंट्रोल करके डेप्थ और रात में क्लोज ऑब्जेक्ट को बेटर फोकस करने में मदद करती है। अब बात करें टाइगर जैसे बड़े प्रेडेटर की, तो उनके पास राउंडेड पीपल्स होती हैं, जो डिस्टेंस और मोशन डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इससे उन्हें दूर की मूवमेंट को नोटिस करने में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। नंबर 12, ये एक ऐसी मशीन है जो चूहों की कबर खोद देती है। दरअसल चूहे जमीन के नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे खत्म करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तभी तो चूहों का जनाजा निकालने के लिए इस रोडेनेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चूहों के बिल में इसकी रोड को अंदर तक घुसाकर प्रोपेन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को चूहे के बिलों में भर दिया जाता है और फिर एक बटन दबाते ही गैस इग्नाइट होती है और चूहों के घरों में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सारे चूहे अंदर ही दफन हो जाते हैं, वो भी बिना कफन के। नंबर 11, अगर आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है तो पेश है एक ऐसी सुई जो बॉडी में जाते ही सॉफ्ट हो जाती है। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल नीडल कॉन्सेप्ट है, जिसे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने नीडल रीयूज और नीडल स्टिक्स इंजरीज जैसे रिस्क को कम करने के आइडिया से डेवलप किया है। ये सुई गैलियम मेटल या गैलियम बेस्ड एलॉय से बनाई जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है। मतलब ये नीडल जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ये सॉफ्ट होने लगती है, जिसे रीयूज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे मेडिकल स्टाफ को लगने वाली एक्सीडेंटल
प्रिक्स का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि अभी ये टेस्ट और रिसर्चिंग फेज में है, पर ये आइडिया सच में नेक्स्ट लेवल है। नंबर 10 मिलियट टार्डिग्रेड्स। ये 0.5 mm का इत्तू सा जीव कोई आम क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिन्हें देख के एलियन भी शर्मा जाए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंसान जहां 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात करें तो इनकी कुछ स्पीसीज 272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहाँ स्टील सबमरीन्स प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना प्रेशर को झेल लेता है। और इसका सर्वाइवल मोड तो और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और प्योर वैक्यूम में भी सर्वाइव कर लेता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब सवाल ये है कि ये मरते कैसे हैं? अपनी उम्र पूरी करके ये नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है। नंबर 9 कभी कभी एवोल्यूशन भी कुछ जानवरों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे वर्जन ही होते हैं और इनकी मीटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मारकर खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मीटिंग अराउंड हेक्टोकोटलस को तोड़ के फीमेल की जगह फेंक देते हैं ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेक्टिकल तोड़ने के बाद उनकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक के एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात यह है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा एक या दो ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड्स। किस बेचारे के साथ तो इवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली। इस चिड़िया का इतना बड़ा एग होता है कि सुनते ही चीख निकल जाए, क्योंकि कीवी का एग उसके बॉडी वेट के 25% तक होता है। इतना बड़ा कि उसके बॉडी के ऑर्गन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टमक और लंग्स इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कीवी मुश्किल से ही खाना खा पाती है और मुश्किल से ही सांस ले पाती है। बावजूद इसके कीवी इतना बड़ा एग देती है कि उसका कंपैरिजन ऑस्टिच के एग्स के साथ किया जाता है। हालांकि ऑस्टिच का एग बड़ा होता है, लेकिन अगर बर्ड के साइज के हिसाब से देखा जाए तो कीवी का एग सबसे बड़ा होता है। नंबर 8 विदेशों में पेड़ ऑक्सीजन ही नहीं साथ में बिजली भी बना रहे हैं, जिससे मोबाइल फोन तक चार्ज हो जाते हैं। पर कैसे? इस ट्री जनरेटर को बनाते हुए प्लास्टिक पाइप पे कॉपर की कॉइल्स लगाई जाती हैं। फिर फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से जब इन कॉपर कॉइल्स के पास मैग्नेट वाली रॉड मूव करती है तो ऐसे बिजली जनरेट होती है। इस रोड को फास्ट मूव करने के लिए गियर सिस्टम लगाया जाता है और ऊपर से इसे ट्री की ब्रांचेस से रोप से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब पेड़ हवा से हिलता डुलता है, ऊपर की मूवमेंट से मैग्नेट वाली रोड चलती रहती है और नीचे का जनरेटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है। ये सिस्टम सिंपल भी है, बैटरी या फ्यूल नहीं मांगता और इन्वायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ है। नंबर 7 अगर किसी कबर के चारों तरफ बर्ड चक्कर लगाते दिख जाएं तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि असल बात तो कुछ और ही होती है। ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ये टर्की बर्ड कोई अजीब रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये टर्की या टर्की वल्चर जैसे बर्ड ऐसा क्यूरियोसिटी स्मेल या कुछ अनयूजुअल फील होने पे करते हैं। कई बार ये डेड एनिमल की बदबू या ग्राउंड वाइब्रेशन को चेक कर रहे होते हैं और कभी कभी तो बस कंफ्यूजन में ही घूमते रहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। नंबर 6 सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रह लेता है? वेल सर अलग होते ही कॉकरोच की बॉडी वाउंड को जल्दी सील कर लेती है, जिससे ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता। और रही बात दिमाग की, तो कॉकरोच का एक ही मेन ब्रेन नहीं होता, इसकी पूरी बॉडी में नर्व्स सेल्स क्लस्टर होते हैं जो इसे बेसिक मूवमेंट और रिएक्शन में मदद करते हैं। इसीलिए ये बिना सर के भी थोड़े टाइम तक इमरजेंसी मोड में जिंदा रहता है। और छेदी सिंह के तरह ये अपने बॉडी के छोटे छोटे छेद स्प्रिकल से सांस लेता है, ना कि नाक। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोच अमर है। असली मौत आती है डिहाइड्रेशन बनकर, क्योंकि सर के बिना ये पानी नहीं पी सकता और कुछ दिनों में ही इसकी गेम ओवर हो जाती है। नंबर 5 अगर आपको कभी लोहे की कील या जंग लगी रॉड या किसी नुकीली चीज से चोट लग जाए तो सब कहते हैं टेटनेस का इंजेक्शन लगवा ले। लेकिन ये आखिर टेटनेस होता क्या है और क्या ये सिर्फ लोहे से होता है? और अगर इंजेक्शन ना लगवाया तो क्या होगा? तो आज चलो मैं आप लोगों को बता ही दूं कि टेटनेस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसके बारे में सोच के ही आपकी रूह कांप जाएगी। पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, टेटनस सिर्फ लोहे से नहीं होता। असली विलन है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, जिसके स्पॉट मिट्टी, धूल और रेस्टी मेटल पर आ मिलते हैं। जब चोट लगती है तो ये बैक्टीरिया वॉर्म्ड के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। बॉडी में घुसते ही ये बैक्टीरिया टेटनोस्पोस्मिन रिलीज करते हैं जो सीधा नर्वस सिस्टम और मसल्स पर अटैक करता है। शुरुआत होती है जॉ लॉक से, मतलब तुम्हारा जबड़ा
एक जगह जम जाता है और हिलता तक नहीं। फिर नेक, बैक और पूरी बॉडी की मसल टाइट हो जाती है और सिचुएशन काफी पेनफुल हो जाती है। बॉडी इतनी जोर से अकड़ती है कि मसल्स के झटके से हड्डियां तक फ्रैक्चर हो जाती हैं और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, स्वेटिंग, फीवर, बीपी अप डाउन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट स्टेज में मसल्स इतनी ज्यादा अकड़ जाती हैं कि इंसान सांस भी नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो छोटी सी चोट भी रिस्की हो सकती है, इसीलिए चोट लगने पर टेटनस की वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, वरना क्या होगा वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नंबर 4, क्या स्पेस में वेल्डिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है, पर धरती जैसी नहीं। धरती पर हम मेटल को हीट या मेल्ट करके जोड़ सकते हैं, पर स्पेस एक वैक्यूम है, वहाँ ना एयर है ना ऑक्सीजन। अगर स्पेस में दो बिल्कुल क्लीन मेटल सरफेस को आपस में प्रेस कर दिया जाए तो वो चिपक सकते हैं और इसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, और ये होता है वैक्यूम की वजह से। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती क्योंकि मेटल का एकदम क्लीन होना मुश्किल है, इसलिए रियल स्पेस मिशंस में हीट बेस्ड वेल्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग यूज होती है। कोल्ड वेल्डिंग पे पूरा डिपेंड नहीं किया जा सकता। नंबर 3, दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा था? मीम वर्ड सबसे पहले 1976 में रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द सेल्फिश जीन में यूज किया था, जहां मीम का मतलब था मेमेटिक, यानी एक ऐसी कल्चरल इन्फॉर्मेशन जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक कॉपी होके पहुंचती है। इंटरनेट आने के बाद लोग मजाक वाले टेम्पलेट्स, इमेजेस और जोक्स को मीम बोलने लगे और आज का पूरा मीम वर्ड इसी से बना। लेकिन दुनिया का पहला और इंटरनेट से भी पहले आने वाला मीम तो 100 साल पहले ही आ चुका था। 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की एक मैगजीन में पहली बार एक मीम जैसा टेम्पलेट पब्लिश हुआ था, जिसमें 2 ड्राइंग्स थी और लुक बिल्कुल आज के जैसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मीम जैसा ही था। मतलब इंटरनेट के शुरू होने से भी कई डिकेड पहले लोग ऑफलाइन भी मीम का मजा ले रहे थे। नंबर 2, हम इंसान 2 हाथ, 2 पैर और एक बड़ा भेजा होने के साथ भी दीवार पर नहीं चढ़ पाते, और यहाँ ये डक के बच्चे जो जस्ट अभी अभी दुनिया में आए हैं, ये सीधा दीवार पर कैसे चढ़ लेते हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्हें स्पाइडरमैन की पावर मिल गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये स्टंट सिर्फ छोटे डंकलिंग्स ही कर पाते हैं, बड़े नहीं, क्योंकि इनका वजन सिर्फ 30 to 40 ग्राम के आसपास ही होता है और इनके पास छोटे हल्के नुकीले पंजे होते हैं जिनसे दीवार पर ग्रिप बना लेते हैं। ये अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दीवार के पास रखते हैं और अपनी पूंछ को दीवार पर दबाकर स्पाइडर डक बन जाते हैं और पैरों से पुश लेकर ऊपर बढ़ जाते हैं। और मतलब जो काम हम सोच भी नहीं सकते, ये 30 ग्राम का मिनी डक बस एवं ही कर लेता है। नंबर 1, आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आवाज हमारी वॉइस बॉक्स लेरिंग्स में बनती है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो बात करते वक्त वाइब्रेट होते हैं, और जितनी ही फास्ट वाइब्रेशन आवाज उतनी ही हाई पिच में होगी, और जितनी ही स्लो वाइब्रेट करेगी आवाज उतनी ही डीप होगी। फीमेल्स के वोकल कॉर्ड्स छोटे, पतले और ज्यादा लाइट होते हैं, इसीलिए उनकी वॉइस नेचुरली हाई पिच में होती है। अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम हवा से ऑलमोस्ट 7 गुना हल्की होती है। इसमें साउंड बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही फास्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वोकल कॉर्ड्स फास्टर वाइब्रेट करने लगते हैं, बल्कि साउंड वेव्स हीलियम में ज्यादा फास्ट रेजोनेट करती हैं, और इसी रेजोनेंट शिफ्ट की वजह से आवाज पतली चिपमक जैसी फनी लगती है। तो भाई ये वीडियो यहीं एंड होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।